Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of EITS Flashback 05 for the NEET 2025 which was held on 12th January 2025. We will discuss the inorganic question of this examination. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दैट इज 15(1). Which of the following is arranged in increasing order of melting point? Which of the following is correctly arranged in the increasing order of melting point? ये डी ब्लॉक के मेल्टिंग पॉइंट का बात हो रही है। डी ब्लॉक के मेल्टिंग पॉइंट का बात करेंगे हम लोग, तो डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एस और पी ब्लॉक वाले से। इसका रीजन क्या है कि डी ब्लॉक में एक अलग कैरेक्टर होता है कि वह मेटालिक बॉन्ड के साथ साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होने की वजह से वो कोवलेंट बॉन्ड से भी अटैच्ड हो सकते हैं, इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है एस और पी ब्लॉक से। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक आयरन और मैग्नीज में एक्सेप्शन आता है। मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि उसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, वो अनस्टेबल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से, देखो ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये इसका एलिमेंट है जेड, तो इस तरह से कुछ आता है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ा, मैग्नीज घट गया और आयरन से लेकर जिंक तक घटते चला जाता है। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट दिया है? आयरन है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। बिल्कुल सही है, आयरन का सबसे ज्यादा होगा, फिर आयरन के बाद निकल होगा, फिर कॉपर होगा, फिर जिंक होगा। बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। देख लो, सबसे कम जिंक का, फिर कॉपर का, फिर निकल का, फिर पहला ही ऑप्शन सही है। दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ये ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्कैंडियम, इसके लिए भी ऊपर यही होता है 5D के लिए, 4D के लिए और 5D के लिए हो जाता है टंगस्टन हैज गॉट द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो 51 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53, द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। इसका भी रीजन सेम है क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी वही है जो कितना अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए हैं, क्योंकि उसको गैसियस सिस्टम में तोड़ना होता है, हर एक एटम को अलग अलग करना होता है, उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो उसको जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उतना एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। तो इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी उसी का ज्यादा होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट जनरली ज्यादा होता है। तो क्या है, देखो इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हायर होता है। इसका रीजन क्या है? देयर एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है और हम लोग आगे देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल, ये भी सही है, लेकिन और भी देखते हैं। देयर एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स। ये सबसे करेक्ट, सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट लग रहा है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होने के कारण होता है क्योंकि जो उसके पास मेटालिक बॉन्ड के साथ साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड के साथ इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन करके कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं और इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई हो जाता है। तो फोर्थ इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द मोस्ट करेक्टली एक्सप्लेन्ड फॉर द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हायर इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 53 का सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56, which of the following cannot be used in the place of NH4Cl for the reduction of group third cations? देखो ग्रुप थर्ड केटायन का जो रिएजेंट होता है, एक सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है केटायन के वेट टेस्ट का। ग्रुप थर्ड का इसका ग्रुप रिएजेंट अगर बात करें तो NH4Cl प्लस NH4OH होता है। ठीक है, ये होता है। तो उसे बोला क्या गया, होता क्या है कि HCl और NH4OH इसमें डाल दिया जाता है, NH4Cl बन जाता है। तो बोला कि इसमें NH4Cl की जगह पे अगर और दूसरा कोई रिएजेंट लेंगे तो क्या दिक्कत है, क्या हो सकता है? तो इसमें कौन यूज नहीं कर सकते हैं? तो इसमें यूज नहीं कर सकते हैं NH4 अमोनियम सल्फेट यूज नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या होता है कि कुछ केटायन हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे लेड +2 हो गया, बैरियम +2 हो गया, ये सब दे फॉर्म
या कैल्शियम प्लस 2 भी, दे फॉर्म पीपीटी विथ SO4 माइनस आयन, क्योंकि एक चांस होता है कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेंगे, किसके साथ, सल्फेट आयन का प्रेसिपिटेट बना लेंगे, NH4 डालेंगे तो अमोनियम सल्फेट डालेंगे, तो कुछ केटायन होते हैं जो सल्फेट का पीपीटी बना लेंगे, और सल्फेट का पीपीटी तो हमको ऑब्टेन करना नहीं है, हमको तो ऑब्टेन करना है इसमें किसका पीपीटी, थर्ड ग्रुप में किसका पीपीटी ऑब्टेन करना है हमको, हाइड्रोक्साइड का पीपीटी ऑब्टेन करना है, FeOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, CrOH का हो, ग्रुप थर्ड में तो फेको करारे आलू, दिस इज द ग्रुप थर्ड केटायन, तो ग्रुप थर्ड में हमको हाइड्रोक्साइड का पीपीटी ऑब्टेन करना है, उसमें सल्फेट का भी पीपीटी ऑब्टेन होना की संभावना होती है, इसीलिए हम लोग अमोनियम सल्फेट यूज नहीं कर सकते हैं उसमें, तो इसलिए 56 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी सब नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, फॉस्फेट यूज कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अमोनियम सल्फेट आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सल्फेट का पीपीटी बनाने वाले कुछ केटायन होते हैं जो कि डिस्टर्ब करेंगे इसमें। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60, Which of the following metals do not change color during the borax bead test when heated in the oxidizing flame? देखो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में बोरेक्स बीट टेस्ट को अगर आप Na2B4O7.10H2O इसको पहले हीट किया था, इनिशियल हीटिंग से ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करके स्वेल्स अप, थोड़ा फूल जाता है, फिर इसको फर्दर हायर टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो सोडियम मेटाबोरेट और साथ में B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड बना लेता है, ठीक है, बोरिक एनहाइड्राइड बन जाता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड इसको बोला जाता है। अब इसी को लेकर सॉल्ट में इसी को लेकर गर्म किया जाता है, ठीक है, जब गर्म करेंगे तो यही बीड, ग्लासी बीड जो बनता है, तो हर एक मेटल अपना अपना अलग अलग कलर देता है, जैसे कोबाल्ट के ऑक्साइड ले लो, CO प्लस B2O3 से रिएक्शन कर लेता है, बना लेता है COBO का होल ट्वाइस, BO2 का होल ट्वाइस। अब इसका कलर कैसा है, तो कोबाल्ट के ऊपर +2 चार्ज है तो इसका कलर होता है ब्लू, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में करेंगे तो कुछ और कलर देता है, और रिड्यूसिंग फ्लेम में करेंगे तो कुछ और कलर देगा, लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं, ए बोरेक्स बीट टेस्ट इज डन फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यू शुड नो इट, ठीक है ना, फ्लेम टेस्ट जनरली फॉर द S ब्लॉक एंड P ब्लॉक, बोरेक्स बीट टेस्ट फॉर द D ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट, चारकोल कैविटी टेस्ट तो S ब्लॉक के लिए भी कर सकते हैं, D ब्लॉक के लिए भी कर सकते हैं, P ब्लॉक के लिए भी कर सकते हैं, तो D ब्लॉक के लिए ही टेस्ट किया जाता है बोरेक्स बीट टेस्ट। तो कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट अपना डिफरेंट कलर देते हैं, लेकिन कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जो कि दोनों ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में सेम ही कलर रहते हैं, जिसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका क्रोमियम का। क्रोमियम को अगर आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी गर्म करेंगे तो क्रोमियम +3 ही रहेगा येलो कलर का, और इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में भी गर्म करेंगे तो क्रोमियम +3 ही रहेगा और इसका भी कलर येलो होता है। बाकी सब इसमें कलर चेंज करते हैं, बाकी सबके सब इसमें कलर चेंज करते हैं। कॉपर है तो कॉपर +2 ये ब्लू होते हैं, और ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग फ्लेम में हो जाते हैं या रेड और बन जाते हैं कॉपर, ठीक है। तो ये अपना ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अलग कलर दिया, रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग कलर दिया। आयरन, तो आयरन रहता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में Fe+3 और इससे बन जाता है Fe+2 ग्रीन, ये रिड्यूसिंग फ्लेम में है और ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आयरन Fe+3 का कलर येलो होता है और Fe+2 किसमें बन जाता है, ग्रीन में, ठीक है। तो ये अपना डिफरेंट कलर दे रहा है। उस तरह से निकल Na+2 होता है, इसमें Na बन जाता है, इसमें ब्राउन होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्राउन होता है और रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रे हो जाता है। तो देखो दोनों अलग अलग कलर दे रहे हैं, लेकिन सेम कलर किस में देता है, दोनों में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में सेम कलर देने वाले एक क्रोमियम होते हैं और एक कोबाल्ट भी सेम कलर, दोनों ब्लू कलर ही देते हैं। क्रोमियम कोबाल्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में ब्लू कलर देते हैं। क्रोमियम गिव्स द yellow color in oxidizing and reducing flame and the cobalt gives the blue color in the oxidizing and reducing flame। तो कोबाल्ट ऑप्शन नहीं है मेरा, क्रोमियम ऑप्शन है, इसलिए दोनों में सेम कलर देने वाले एलिमेंट कौन सा है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होंगे, क्रोमियम। तो 60 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन हैव D5 कन्फिगरेशन। आसान क्वेश्चन है। D5 Mn+2 के पास पता है आप लोगों को, Mn+2 D5 होता है, Fe+2 D6 हो जाता है तो काम खत्म हो गया। क्रोमियम +2 D4 होता है, काम खत्म हो गया। Fe+3 D5 होता है सर, Mn+2 भी D5 होता है, तो दोनों के पास D5, थर्ड ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्रोमियम प्लस के पास तो D5 होता है, लेकिन आयरन प्लस 2 के पास D6 होता है, तो ये भी नहीं होगा। 61 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन MnO2 प्लस KOH प्लस। ये तो प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का सबसे पहला स्टेप है कि पायरोसाइट ओर को जब हम लोग फ्यूज करते हैं O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तब क्या कंपाउंड बनता है। आपको पता है कि इट फॉर्म्स द पोटेशियम मैग्नेट प्लस H2O। पोटेशियम मैग्नेट को फिर एसिडिफाई करते हैं, या ओजोनोलाइसिस करवा लो या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लो, तो पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है। तो ये क्या प्रोडक्ट देगा, ये देगा K2MnO4 देता है और साथ में H2O दे देता है। इसको एसिडिफाई अगर कर देंगे फर्दर तो क्या बन जाता था, KMnO4। आप एसिडिफाई कर लो, ओजोनोलाइसिस करवा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लो, सब में KMnO4 बन जाएगा। तो प्रोडक्ट विल बी K2MnO4 एंड H2O। तो 65 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 67, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। लैंथरम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही है। सुनो, पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ घटता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं। ये किसका बात हो रहा है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के लिए बात हो रहा है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। ये बिल्कुल इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन में नहीं है सर, इस बात का याद रखिएगा। ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के लिए पूरा वैलिड चीज है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सॉरी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सिंपल। तो इसमें लैंथरम पहला है, ल्यूटेटियम सबसे लास्ट है, तो दिस इज मोर बेसिक एंड दिस इज लेस बेसिक। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर। साइज ऑफ ल्यूटेटियम +3 डिक्रीजेस एंड शो मोर कोवलेंट कैरेक्टर। बिल्कुल सही है। साइज लेफ्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लैंथनम +3 से लेकर ल्यूटेटियम +3 तक चले जाइए, साइज में बिल्कुल रेगुलर डिक्रीज करता है जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से। कोई दिक्कत इसमें, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर न्यूट्रल एटम का बात किया जाए ना, लैंथनम से लेकर ल्यूटेटियम तक कोवलेंट रेडियस का बात किया जाए तो उसमें तो यूरोपियम का मैक्सिमम हो जाता है, एक्सेप्शन चला जाता है, लेकिन आयोनिक रेडियाई में कोई एक्सेप्शन नहीं है। डाउन द ग्रुप साइज बिल्कुल डिक्रीज करता है, रेगुलर डिक्रीमेंट होता है उसमें, ठीक है। और जब साइज छोटा होगा, चार्ज सब पे सेम है, तो साइज छोटा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा क्योंकि पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा। जब पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। मैं बताया आप लोगों को भी कि इसका रीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को डिसाइड किया जाता है ना, वो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के से डिसाइड किया जाता है, नॉट विद द कोवलेंट और आयोनिक कैरेक्टर के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो बोथ assertion रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो 67 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, द IUPAC nomenclature of an element with electronic configuration Rn86 एटॉमिक नंबर नोबेल गैस है, 5f14 6d10 7s2 7p3। तो काउंट कर लेना, 86 प्लस 14 100 10 तो बात 115 हो जाएगा, 115 अनपेंटियम। तो 68 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम +2 इन द एक्वस सॉल्यूशन वुड बी। तो क्रोमियम +2 का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है, 4s0 3d4। तो इसका म्यू एस का वैल्यू √4 × 4 + 2 √24 और 24 का होता है 4.9 के आसपास बोहर मैग्नेटॉन। देख लो, आपको बताओ ऐसे चेक इतना निकालने की जरूरत नहीं है। जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा डेसिमल के पहले वही नंबर होता है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा डेसिमल के पहले वही नंबर। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो 4 पॉइंट समथिंग देख लो किसमें है, तो 4 पॉइंट समथिंग इसमें है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका।
70 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड सुनना है। मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एसिडिक नेचर का होता है। मेटल इन +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई मेटल है +1 +2 +3 में तो इसका रूट क्वालिटी बेसिक होता है एम्फोटेरिक को छोड़कर, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। और मेटल का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे एम्फोटेरिक होते हैं, और मेटल का +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक नेचर के होते हैं एम्फोटेरिक को छोड़कर। एम्फोटेरिक को छोड़कर एक बहुत अच्छा चीज बताते हैं मैं आप लोग को, सुन लो, ये आपको काम करेगा एसिडिक बेसिक नेचर डिसाइड करने के लिए ऑक्साइड का। एम्फोटेरिक जरूर होंगे, लेकिन इससे इन एम्फोटेरिक में अगर मेटल का +1 +2 +3 वाला अगर एम्फोटेरिक बनता है तो इसमें बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। और मेटल का +5 +6 +7 वाला अगर एम्फोटेरिक बनता है तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि इसका रूट क्वालिटी एसिडिक होने का है। ठीक है, रूट क्वालिटी एसिडिक है। अगर मेटल का +5 +6 V2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एसिडिक है, एम्फोटेरिक है सर, लेकिन इस एम्फोटेरिक में एसिडिक कैरेक्टर डोमिनेट होगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगा। लेकिन Cr2O3 क्रोमियम +3 है, ये भी एम्फोटेरिक है, लेकिन इसे बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि इसका रूट क्वालिटी क्या है, बेस। इसका रूट क्वालिटी क्या है, एसिड। एसिडिक है सर। क्रोमियम +2 है, बेस है। वेनेडियम +4 अभी तो बताया, मेटल का +4 सारे एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक होगा सर। क्रोमियम +3 भी एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक का ट्रिक न देख लीजिएगा। सब गाय पंजाबी सॉन्ग ओ जनाबे अली भी बेकार गया, ठीक है, वो सारे एम्फोटेरिक होते हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ आर एम्फोटेरिक, थर्ड एंड फोर्थ आर एम्फोटेरिक, थर्ड एंड फोर्थ। 73 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 व्हेन NO2- आयन इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HCl। ठीक है, NO2- में जब डाइल्यूट HCl डालते हैं तो ये बनता है HNO2। HNO2 अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होके बन जाता है NO। HNO2 टूटता है NO + HNO3 में टूट जाता है, ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है और देता क्या है, HNO3 + NO दे देता है। ठीक है, लेकिन एक गैस तो जरूर NO देता है हमारे पास, लेकिन ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब सुनो जरा सा, लैब का क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जैसे बीकर है हमारे पास, इसमें अगर नाइट्रेट आयन मेरे पास प्रेजेंट है, NO2- आयन प्रेजेंट है, और इसमें हम लोग डाइल्यूट HCl डाले तो यहां से NO निकला, लेकिन ये तो NO दिखेगा नहीं, हमको तो बीकर के ऊपर देखना है ना। ये जैसे ही NO बीकर के ऊपर आएगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और क्या बना लेता है, NO2। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, NO की NO2? आपका ऑब्जर्वेशन NO2 है, NO तो आपको दिखा ही नहीं है, आपको दिखा है NO2 दिखा है, तो इसलिए NO2 + डाइल्यूट HCl। हम लोग NO का बात नहीं करते हैं, NO2 नाइट्राइट आयन में जब डाइल्यूट HCl डालते हैं तो हमको NO2 का ब्राउन कलर गैस मिलता है। ऑब्जर्वेशन उसका NO2 गैस होता है, ब्राउन कलर गैस है, NO गैस नहीं होता है उसमें। तो इसीलिए इसमें कौन सा NO2 when treated with dilute HCl the gas evolved will be NO2 गैस इवॉल्व होगा उसमें से। बीकर में से जो दिखेगा हमको NO2, NO बनता जरूर है सर, लेकिन NO बीकर के जैसे ही बाहर आया, इस सॉल्यूशन जैसे ही बाहर आया NO, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन कर लिया और NO2 बना दिया है। तो हम लोग लैब में ऑब्जर्वेशन का बात करते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन हमारा NO2 का है, ऑब्जर्वेशन हमारा NO का नहीं होता है, इसलिए NO2 इज द करेक्ट ऑप्शन इसमें जाएगा। 74 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 among given molecules the number of bent shaped is bent shaped N3- शेप बना लेते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले जाएगा, एक माइनस चार्ज बियर कर लेगा इसके पास, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। लीनियर शेप, बेंट नहीं है सर। NO2- N डबल बॉन्ड O- एक लोन पेयर, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेंट शेप जरूर है, तो एक तो सही है। I3- लीनियर होता है, I एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होता है, एंड द शेप विल बी लीनियर। लोन पेयर वांट्स टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ये भी है NO2I3। O3 भी है, O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक लोन पे अपने पास रखता है, ये भी बेंट है।
O3 भी बेंट है, सॉरी I3 तो वो है ना, लीनियर है ना, बेंट कहाँ है, I3 नहीं है, I3 तो लीनियर है, O3 है, SO2 S डबल बॉन्डो एक लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड द शेप विल बी बेंट, भी बेंट, ये भी है। तो कितना है, ए लीनियर है और ए भी लीनियर है, ये दोनों लीनियर, बाकी तीनों बेंट है। तो ऑप्शन चला जाएगा, नंबर पूछा है तो नंबर विल बी 3। कौन कौन सा, NO2 माइनस O3 एंड SO2, ये बेंट शेप के होते हैं। तो 76 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट वन द इनकरेक्ट पेयर, क्रायोलाइट Na3AlF6 सही स्टेटमेंट है, कार्नाइट Na2B4O7 ना गलत है, ये तो बोरेक्स का लिख दिया गया है। कार्नाइट में तो 4s2 वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, कार्नाइट KCl3Mg, ठीक है। देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। डबल सॉल्ट में जो एटम का कंपोजिशन है उसका इधर उधर हेर फेर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ऐसा नहीं कि गलत हो गया। जैसे KCl.MgCl2.6s2, आप Cl को एक साथ कंबाइन करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ऐसा नहीं कि गलत रिप्रेजेंटेशन हो गया, गलत ऑप्शन है, ये सही है। फ्लोरेपेटाइट CA3 इतना। अब देखो जैसे यही है तो आप इसको ऐसे भी लिखोगे तो गलत नहीं, CN9PO4 का होल 6 CAF2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एटम का इधर उधर हेरा फेरी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कार्नाइट में यहाँ पे 4s2 होता है, 10s2 बोरेक्स का है, तो इसलिए गलत है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो सेकेंड विल बी इनकरेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 79, क्वेश्चन नंबर 79, द इनकरेक्ट ऑर्डर इज HFHCl HBr HI का एसिडिकेशन, सही है ना। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इसका एसिडिकेशन बढ़ता है क्योंकि कंजुगेट बेस HFHCl HBr एंड HI, जो इसका कंजुगेट बेस है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। स्टेबिलिटी क्या होता है इसका, स्टेबिलिटी बढ़ता है। जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ HI सबसे ज्यादा हो जाएगा। ग्रुप में साइज देखते हैं, पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं, ये सब आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सारे हाइड्राइड का, चाहे नाइट्रोजन फैमिली का हो, ऑक्सीजन फैमिली का हो, हेलोजन का हो, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका बढ़ता है, सही स्टेटमेंट है। F2Cl2Br2 बॉन्ड डिसोसिएशन ना गलत है, यही गलत हो गया सर, ये गलत स्टेटमेंट है। Cl2Br2 तब F2 देन I2, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर होता है। F2 में होता क्या है कि लोन पेयर रिपल्सन की वजह से इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल बन जाता है, इसलिए टूटना बहुत जल्दी चाहता है, ठीक है। तो इसलिए गलत हो गया। F2Cl2Br2 I2 में ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल सही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर डाउन तो जाते हैं तो डिक्रीज करता है, सही है। इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी भी सही है, बिल्कुल सही है। क्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन का कम हो जाता है। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट विल बी सेकंड, तो 79 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following compounds will show geometrical as well as optical isomerism? देखो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सारे प्लेटिनम के लिए सारे के सारे लिगेंड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसलिए पेयरिंग करवा लेगा। प्लेटिनम के ऊपर 4+2 है, ये DsP2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा। तो ये GI तो शो करेगा, 2 GI, क्योंकि 2 लिगेंड डिफरेंट है ना, तो 2 GI शो करेगा सीस एंड ट्रांस का। लेकिन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ऑलरेडी एक POS होता है, इसलिए ऑप्टिकल नहीं शो कर सकता है, ऑप्टिकल ये नहीं शो कर सकता है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। PTNH का होल ट्वाइस, ये भी वही है, NH मतलब यहाँ पे इमाइडो हो गया, लेकिन वही सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। ये भी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा, स्क्वायर प्लेनर, ये भी GI तो शो करेगा लेकिन OI शो नहीं करेगा। ये देखो PT 3 इसमें है, ठीक है। इसमें चार्ज भी होना चाहिए प्लेटिनम का +4, न्यूट्रल में तो कंपाउंड जनरली बनाने के लिए नहीं चाहेगा, +4 अगर है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लेटिनम के +4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो प्लेटिनम के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये होगा। अब देखो NN इसका एक ही संभव ही है, दूसरा इसका रिप्रेजेंटेशन संभव ही नहीं है, तो इसलिए GI नहीं शो कर सकता है। लेकिन ए octahedral complex containing 3 bidentate ligand are always optically active sorry
एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग 3 बाइडेंटेट ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्यों होता है ऑप्टिकली एक्टिव? क्योंकि ये जो दोनों के सिस ओरिएंटेशन है ना, इस सिस ओरिएंटेशन में रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है, स्टेरिक रिपल्सन, और स्टेरिक रिपल्सन की वजह से गोज आउट ऑफ प्लेन, गोज आउट ऑफ प्लेन, दोनों एक दूसरे के प्लेन से बाहर चले जाते हैं। जब प्लेन से बाहर चले जाएंगे तो पीओएस होने का चांस खत्म, और जब पीओएस होने का चांस खत्म तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन जीआई शो नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका बस एक ही ज्योमेट्री संभव है, इसका दूसरा जीआई संभव नहीं है, तो इसलिए ओनली ऑप्टिकल शो करेगा। ये दोनों ऑप्टिकल ज्योमेट्री, ओनली ज्योमेट्रिकल, नो ऑप्टिकल, दिस इज ओनली ऑप्टिकल नो ज्योमेट्रिकल। इसमें देखो पीटी है, इसमें भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसको ऐसे रख लो दोनों को सीएल सीएल, और एक पॉसिबिलिटी आप कैसे रख लो सिस ओरिएंटेशन में दोनों बाइडेंटेड को एन एन, दोनों बाइडेंटेड एक दूसरे के ट्रांस ओरिएंटेशन में है। अब दोनों बाइडेंटेड को एक दूसरे को सिस ओरिएंटेशन में रख लो, तो सिस ओरिएंटेशन में ए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीओएस मिलेगा आराम से, हर जगह पीओएस है, देख लो आप, इसी को यहाँ से कट मार दो पीओएस है, ये दोनों एक दूसरे का सुपर इम्पोज और मिरर इमेज मिल जाएगा। और इसमें पीओएस तो नहीं होने का चांस है लेकिन एक चीज और है सर, क्या है कि इन दोनों के पास रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा, सॉरी पीओएस मिलने का चांस है, ये बता पीओएस मिलने का तो चांस है लेकिन इन दोनों के पास में रिपल्सन ज्यादा होगा। अभी जो बात किए थे ना सिस वाला में रिपल्सन ज्यादा होगा तो गोज आउट ऑफ प्लेन, एकदम बिल्कुल सेम कंडीशन यहां भी होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, और जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये दोनों एक दूसरे के प्लेन के बाहर चले जाएंगे। जब प्लेन के बाहर चले जाएंगे तो फिर इसमें पीओएस नहीं रहेगा, पीओएस नहीं रहेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो एक नारा है, स्लोगन है कि 3 बाइडेंटेट कंटेनिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, 2 बाइडेंटेट कंटेनिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद द सिस ओरिएंटेशन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। इस बात को याद रखना है। तो बाइडेंटेट अगर है और सिस ओरिएंटेशन में है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और 3 बाइडेंटेट हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है, चाहे वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हो या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये जीआई भी शो कर रहा है, इसका सिस ओरिएंटेशन, ट्रांस ओरिएंटेशन एंड सिस ओरिएंटेशन है, ज्योमेट्रिकल भी कर रहा है और ऑप्टिकल भी कर रहा है, इसका सिस ओरिएंटेशन ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसीलिए दोनों शो करने वाला कौन सा होगा? 4th। तो 86 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। ऑन पासिंग ए गैस X थ्रू नेस्लर्स रिएजेंट ए ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। द गैस, ये तो पता है पूरी दुनिया का, अमोनिया के लिए टेस्ट किया जाता है नेस्लर्स रिएजेंट के साथ, अमोनिया के साथ टेस्ट किया जाता है KOH प्लस K2HiO4, ये दोनों को नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं। तो बनता है HgO डॉट HgNH2I का फॉर्मेशन करता है, HgNH2I का फॉर्मेशन करता है, इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस, आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस का फॉर्मेशन करता है। आई बात समझ में? ये इसके पूरे कंपाउंड होते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं आप, HgIOHgNH2। दिस इज द मेजर ओरिएंटेशन ऑफ आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। और इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। ये टेस्ट फॉर अमोनिया होता ही है, तो टेस्ट ऑफ एक्स कौन सा गैस होगा? अमोनिया गैस। तो 89 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 92। द पेयर इन विच आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ एल्युमिनियम +3। आसान सा क्वेश्चन है, एल्युमिनियम +3 में 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पूछा है। देख लो 10 इलेक्ट्रॉन किस में होता है? ब्रोमीन में तो संभव ही नहीं है, बेरिलियम में भी संभव नहीं है, क्लोरीन में कितना? 17 1 18, और लिथियम में काम खत्म है, लिथियम में ऑलरेडी 3 था, एक निकल गया, 2 ही बचा। सल्फर में 16 2 18, इसमें भी 18, ऑक्सीजन में 8 2 10, मैग्नीशियम में 12 में से 2 चला गया 10। तो 4th इज द करेक्ट ऑप्शन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एल्युमिनियम +3। एल्युमिनियम +3 के बाद 10 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, ऑक्सीजन 2- एंड मैग्नीशियम +2 के पास होगा। चलिए, इसलिए 92 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 95। The 4 successive members of first row transition element are listed below with atomic numbers. Which one of them is expected to have the highest E0 value? इसमें E0 वैल्यू का क्वेश्चन पूछा है।
देखिए बहुत डी ब्लॉक का क्वेश्चन है और डी ब्लॉक का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। इनोड ट्रेंड एम से M2 प्लस या फिर M2 प्लस M3 प्लस का, ठीक है। तो इसमें इनोड वैल्यू का मैक्सिमम, इनोड वैल्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अब इनोड वैल्यू M3 प्लस M2 प्लस का मैक्सिमम किसका होता है। जरा सुनो अगर हम M2 प्लस से M3 प्लस के लिए बात करें इनोड वैल्यू का, M2 प्लस M3 प्लस का अगर बात करें इनोड वैल्यू का, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम +2 शो नहीं करता इसलिए इसका बात नहीं करेंगे। अब इधर से इधर जाते हैं ना, तो इस पूरे का अगर हेस्लो डायग्राम से पूरा चीज बनाएंगे इसमें, तो बनाने के बाद ये आपको आएगा, जैसे देखो M2 प्लस M3 प्लस का बनाओ, ये भी एक्वस होता है, ये भी एक्वस होता है। पहले इसको आप M2 प्लस गैस में कन्वर्ट करो, इसके लिए प्लस हाइड्रोजन एनर्जी दे दो। आप M2 प्लस M3 प्लस में कन्वर्ट करो गैस, इसके लिए आप आयनाइजेशन एनर्जी दे दो और फिर से हाइड्रोजन एनर्जी दे दो, ये बन जाएगा एक्वस, ठीक है। ये प्लस होता है, ये प्लस होगा, ये निगेटिव होगा। इस रिएक्शन का अगर डेल्टा HR निगेटिव होगा तब रिएक्शन अच्छा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, इनोड वैल्यू पॉजिटिव में ज्यादा होगा। तो होता क्या है ना कि ये सब भी तो गवर्निंग फैक्टर होता है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी मेजर फैक्टर होता है जो गवर्न करता है इस सभी के लिए। और इसको अगर और भी डिटेल में देखना है तो आप जाके इसको DNF ब्लॉक का देख सकते हैं वीडियो, उसमें आपको मिलेगा। होता क्या है कि इधर से इधर गवर्निंग फैक्टर में सारे हैं, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हो सकता है, अगर M से M2 प्लस का बात करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे हाइड्रेशन एनर्जी भी है, लेकिन जो सबसे सिग्निफिकेंट जो रोल प्ले करता है ना वो आयनाइजेशन एनर्जी होता है। तो हमको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है और जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, और जब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा तो डेल्टा HR निगेटिव घटेगा, तो डेल्टा HR निगेटिव वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और जब डेल्टा HR निगेटिव वैल्यू घटेगा तो इनोड वैल्यू पॉजिटिव में क्या होगा, घटेगा, और इनोड वैल्यू निगेटिव में क्या होगा, बढ़ेगा। कुछ एक्सेप्शन के साथ, जहां पे आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड अगर थोड़ा सा उल्टा सीधा होने लगे तो फिर इसमें भी उल्टा हो जाएगा। तो देखो यहां से यहां घटेगा, यहां से यहां घटेगा, क्रोमियम में भी घटेगा। मैग्नीज में क्या होता है कि मैग्नीज +2 में D5 होता है और D5 से D4 में जाता है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा होगा, तो यहां भी घट जाएगा। आयरन में क्या होता है कि आयरन में +2 में D6 होता है और आयरन +3 में D5 बन जाता है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी घट जाता है। तो देखो यहां से यहां इनोड वैल्यू पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव होता है, इसका भी पॉजिटिव होता है, इसका भी पॉजिटिव होता है, लेकिन मैग्नीज का निगेटिव हो जाता है। आयरन का निगेटिव में थोड़ा सा घट जाता है तो पॉजिटिव में बढ़ जाएगा, और इसका निगेटिव हो जाता है, बाकी सब शो ही नहीं करते हैं। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि निकल कोबाल्ट के बाद कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, निकल कॉपर जिंक, दे फॉर्म द कंपाउंड ओनली अप टू मैक्सिमम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 का कोई भी कंपाउंड बना ही नहीं सकते। निकल का कोई कंपाउंड नहीं है, कॉपर का कोई कंपाउंड नहीं है, जिंक का कोई कंपाउंड नहीं है। आयरन तक, कोबाल्ट तक +3 में ऑक्साइड वगैरह स्टेबल होते हैं, बाकी सब में कोबाल्ट के बाद +3 का कोई भी कंपाउंड नहीं बनता है, +2 का मैक्सिमम कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो इसमें देखो इन लोगों का पॉजिटिव हो जाता है। कोबाल्ट का जो वैल्यू है -1.97 है, जो कि निगेटिव वैल्यू होता है। कहां से कहां, +2 से +3। हमको पूछा है +3 से +2 के लिए, तो मैक्सिमम किसका होगा, सबका। इसका घटा दो तो इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन लोगों का तो काम खत्म हो गया। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम का निगेटिव होता है, इसका तो काम खत्म हो गया। लेकिन मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट का पॉजिटिव होता है। अब क्योंकि किस में बात कर रहे हैं, M3 प्लस M2 प्लस के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। हमारा डाटा हम लिखे थे M2 से M3 प्लस के लिए, और क्वेश्चन पूछा M3 प्लस M2 प्लस के लिए, डाटा को साइन को रिवर्स कर देंगे। तो पॉजिटिव में सबसे, निगेटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू होता है M2 प्लस M3 प्लस के लिए कोबाल्ट का -1.97, और तो पॉजिटिव में वैल्यू उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, M3 प्लस M2 प्लस कर देंगे, तो पॉजिटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू इसका हो जाएगा। तो कोबाल्ट में कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 जाता है, तो इसका वैल्यू +1.97 होता है। इसका मतलब कोबाल्ट +3 बिल्कुल भी अनस्टेबल है, बिल्कुल नहीं बनाना चाहता है। कोबाल्ट का +2 ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए सही कौन होगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट हैज गॉट द मैक्सिमम इनोड वैल्यू इन द होल पीरियोडिक टेबल। कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 के लिए इनोड वैल्यू पॉजिटिव सबसे मैक्सिमम होता है। इनोड वैल्यू +2 से अगर +3 का बात करेंगे, +2 से +3 का बात करेंगे, तो क्रोमियम के लिए मैक्सिमम होता है 0.41। तो इसीलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 95 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 98। क्वेश्चन नंबर 98,
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सीरियम प्लस 4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, ठीक है, सीरियम 4F का एलिमेंट है। F ब्लॉक का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, कॉमन एंड स्टेबल, मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, चाहे तो 4F हो या 5F हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो 4F वाले होते हैं वो +2 और +4 भी शो करते हैं, लेकिन ये +2 वाला भी +3 में जाना चाहता है, ये ऑक्सीडेशन करेगा और एक्ट एज ए रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। कैसा काम करेंगे? +4 वाला भी +3 में जाना चाहता है, ये रिडक्शन करेंगे और एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सीरियम +4, क्योंकि सीरियम +4 में नोबेल गैस कन्फिग्रेशन आ जाता है, जेनॉन 54 आ जाता है ना, इसके पास 58 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 54 जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पा लेता है, इसलिए ये सीरियम +4 बनाता है। लेकिन सीरियम +4 सीरियम +3 में बहुत जल्दी जाता है, इसका इनोड वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव 1.74 दिया हुआ अभी है अगले स्टेटमेंट में। तो इसलिए इनोड वैल्यू पॉजिटिव होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, इसका मतलब कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इससे सीरियम +4 सीरियम +3 में जाना चाहेगा, स्टेबिलिटी बढ़ रही है इसलिए जा रहा है। ऑल दो सीरियम +4 के पास नोबेल गैस कन्फिग्रेशन है, इनोड वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से ये नोबेल गैस कन्फिग्रेशन हाफ फिल फुल फिल सब कुछ धराशायी हो जाता है, कुछ कम नहीं करता। इनोड वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, उसका डेल्टा जी नोड वैल्यू नेगेटिव होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है। जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होता है जब प्रोडक्ट स्टेबल बनता है। दुनिया में कोई भी काम स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है जिससे प्रोडक्ट अनस्टेबल बन रहा है, कभी नहीं करेगा, नेचर वैसा काम नहीं करता है कभी भी। तो इसीलिए सीरियम +4 सीरियम +3 में जरूर जाएगा और कैसा काम करेगा? रिडक्शन करेगा, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सीरियम +4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द फॉर्मेशन ऑफ सीरियम +4 इज फेवर्ड बाय इट्स नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। सीरियम +4 क्यों बना रहा है? क्योंकि उसके पास नोबेल गैस कन्फिग्रेशन है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। The inode value of cerium +4 to cerium +3 is इतना, which suggests that it can oxidize water। बिल्कुल सही, प्लस है, और वाटर का ऑक्सीडाइज करने की पावर इसके पास होता है, ऑक्सीडाइज वाटर, क्योंकि इसका इनोड वैल्यू पॉजिटिव में बहुत ज्यादा है। वाटर के ऑक्सीडाइज करेगा, इसका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि उसका इनोड वैल्यू पॉजिटिव में रह जाएगा, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज कर सकता है। EU+2 ये पता है क्यों शो करता है? क्योंकि इसमें 4F7 आ जाता है। यूरोपियम एंड एट्रीबियम +2 शो करते हैं, क्योंकि यूरोपियम के पास 4F7 और एट्रीबियम के पास 4F14 होता है, तो इसलिए ये दोनों भी शो करते हैं। लेकिन ये भी +2 से +3 में जाएगा तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन करेगा, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, गलत है। यूरोपियम +2 विल गो इनटू +2 वाला किस में जाएगा? +3 में, ऑक्सीडेशन करेगा, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसीलिए 98 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4F ऑर्बिटल्स ऑफ अर्बियम +3, अर्बियम +3 है, इसका एटॉमिक नंबर 68 होता है, दिया हुआ भी है 68 एटॉमिक नंबर। अब इसका 4F में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? तो इसके पहले वाले नोबेल गैस लिख लो, जेनॉन 54, इसका पीरियड नंबर 6 होता है, 6 से शुरू करो, 6p पे खत्म करो, बीच में 5d 4F लिखो, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 6 में भेजो, n+a रूल से इलेक्ट्रॉन भरता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन का वीडियो जाके देखिए, उसमें बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए हैं। ये क्वेश्चन पूछता भी है, कुछ 1 साल 2 साल पहले गैंडोलियम का पूछा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। तो जिस पीरियड का एलिमेंट है Na से शुरू करके Np पे खत्म करना होता है, बीच में n-1d n-2f ऐसे हम लोग भरते हैं, और इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ n+a रूल, और बाहर प्रिंसिपल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कर देंगे हम लोग। तो पहले S में जाएगा 54 2 56 है ना, 56 और 12, 56 और 12 कितना हो गया? 56 12 68, 68, ठीक है, 56 12 68, 68 हो जाएगा इसमें, 5d 0, ठीक है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4F विल बी 12। अच्छा, आरबीएम +3 पूछे, 1 मिनट, ये तो आरबीएम का लिखे हैं, 1 मिनट, आरबीएम का यही होगा। आरबीएम इज नॉट एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कौन कौन सा है ये भी याद रखना है। 4F में एक्सेप्शन कौन कौन सा है? सीरियम एंड गैंडोलियम, बस दैट्स इट, इसके अलावा और कोई एक्सेप्शन नहीं है। 5F में कौन कौन सा एक्सेप्शन है? थोरियम, प्रोटेक्टिनियम,
यूरेनियम, नेपच्यूनियम एंड क्यूरियम, बस ये एक्सेप्शन है और कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो इसलिए आरबीएम एक एक्सेप्शन में नहीं है। ये आरबीएम क्या हो गया, +3 निकालना है तो +3 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो तो 11 बन जाएगा। तो इसीलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। आरबीएम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में 4f में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 11। ये तो 0 बन जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू 0 एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू 11। 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस से निकालेंगे, फिर इसमें 4f से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो आरबीएम +3 का बन जाएगा। तो 100 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 4f have got the 11 electrons. This is all about your this solution in organic question. Thank you everyone. Thank you so much.